आदाब नमस्कार, मैं शाहिद उमर। स्वागत आप सभी का सियासत टीवी के साउथ इंडिया एक्सप्रेस में। आइए देखते हैं मुख्य खबरें। तेलंगाना के मुख्यमंत्री रेवंत रेड्डी ने आज कहा कि वारंगल और राज्य की राजधानी में मल्टी स्पेशलिटी अस्पतालों को पूरा होने से राज्य की सार्वजनिक स्वास्थ्य प्रणाली में 10,000 बेड और जुड़ जाएंगे। ये अस्पताल निजाम्स इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज, सनतनगर, अलवाल, एलबी नगर और वारंगल तेलंगाना इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज में बनाए जाएंगे। विधानसभा में प्रश्नकाल के दौरान बोलते हुए रेड्डी ने यह भी कहा है कि स्वास्थ्य विभाग एक वेबसाइट तैयार कर रहा है जहां तेलंगाना के ऐसे डॉक्टर जो राज्य से बाहर रहते हैं वे अपने घर आने के दौरान राज्य के अस्पतालों में अपनी सेवाएं देने के लिए स्वयंसेवक के तौर पर पंजीकरण करा सकते हैं। आगे सीएम ने यह भी सदन में बताया है कि गोशामहल में 30 एकड़ जमीन पर 3,000 करोड़ रुपए की लागत से एक नया उस्मानी अस्पताल बनाया जा रहा है। तेलंगाना इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज अस्पतालों पर काम तेजी से किया जा रहा है। इस तरह मरीजों के लिए 10,000 अतिरिक्त बेड उपलब्ध होंगे। हम अतीत में हुई गलतियों को सुधार रहे हैं। शिकपेट में गैस एजेंसी के बाहर लोगों को डिलीवरी गाड़ी से एलपीजी सिलेंडर छीनते हुए देखा गया। यह अफवाहों के चलते गैस की कमी को लेकर बढ़ती सार्वजनिक चिंता का संकेत है, जबकि तेलंगाना सरकार का कहना है कि नागरिकों के लिए पर्याप्त गैस उपलब्ध है। सोशल मीडिया पर वायरल हो रहे एक वीडियो में एक व्यक्ति को अपने सिर पर सिलेंडर संतुलित करके ले जाते हुए देखा जा सकता है। बीआरएस के विधायकों ने आज विरोध प्रदर्शन किया, जिसमें उन्होंने तेलंगाना सरकार से मांग की है कि वह पिछड़े वर्गों के लिए 42% आरक्षण लागू करे और बीसी नियमों की मांगों को पूरा करे। गन पार्क में हुए विरोध प्रदर्शन की अगुवाई तेलंगाना विधानसभा में बीआरएस की डिप्टी फ्लोर लीडर टी हरीश राव ने की। विधायकों ने कांग्रेस सरकार ने पिछड़े वर्गों के साथ धोखा दिया जैसे नारे भी लगाए। उन्होंने आरोप लगाया कि कांग्रेस ने बीसी सब प्लान पर 800 करोड़ रुपए खर्च नहीं किए, जबकि सत्ता में आने के बाद पहले साल में उसने ऐसा करने का वादा भी किया था। बीआरएस ने सरकार की इस बात के लिए आलोचना की कि दूसरे साल में 11 करोड़ रुपए आवंटित करने के बावजूद उसने इस प्लान पर सिर्फ 3 करोड़ रुपए खर्च किए हैं। उन्होंने कांग्रेस पर बीसीज को धोखा देने का भी गंभीर आरोप लगाया है, यह कहते हुए कि उसने 20,000 करोड़ रुपए के सालाना बजट का वादा तो किया लेकिन उससे लागू नहीं किया। हाल ही में गठित हैदराबाद खाद्य मिलावट निगरानी टीम ने मुशीराबाद में एक्सपायर्ड आइसक्रीम बेचने के आरोप में एक व्यक्ति को गिरफ्तार किया। एच फास्ट के अधिकारियों ने ग्रेटर हैदराबाद म्युनिसिपल कॉरपोरेशन की खाद्य सुरक्षा अधिकारी बी साहिल के साथ मिलकर बापूजी नगर में स्थित ब्लू बेल्स आइसक्रीम स्टोर का अचानक निरीक्षण किया। स्टोर के मालिक पटाला अशोक को बिना वैध लाइसेंस के अस्वच्छ परिस्थितियों में स्टोर चलाने तथा एक्सपायर्ड उत्पादों का उपयोग करने के आरोप में गिरफ्तार किया। इन कार्यों से उपभोक्ताओं के स्वास्थ्य पर गंभीर खतरा उत्पन्न हो रही थी। अधिकारियों ने बताया कि दुकान बड़े पैमाने पर मिलावटी और अस्वच्छ आइसक्रीम उत्पादों के निर्माण और बिक्री में लिप्त थी। मिलावटी उत्पादों को थोक और खुदरा ग्राहकों को अच्छी क्वालिटी के आइसक्रीम होने का झूठा दावा करके बेचने का भी गंभीर आरोप लगाया गया ताकि इससे ज़्यादा मुनाफा कमाया जा सके। तेलंगाना के आईटी और उद्योग मंत्री डी श्रीधर बाबू ने घोषणा की है कि विभिन्न टियर 2 शहरों में स्थापित आईटी टावरों से काम करने के लिए मुफ्त किराए की सुविधा का लाभ उठा रही आईटी कंपनियों को अगले 3 वर्षों तक इस सुविधा का लाभ जारी रखने की अनुमति दी जाएगी। सिद्दीपेट, खम्मम, करीमनगर, नलगोंडा, आदिलाबाद, वारंगल, महबूबनगर और निजामाबाद में स्थित आईटी टावरों से आईटी कंपनियां काम कर रही हैं। आज तेलंगाना विधानसभा में प्रश्न उत्तर सत्र के दौरान हरीश राव ने राज्य सरकार के सामने यह मुद्दा उठाया, जिस पर श्रीधर बाबू ने सकारात्मक प्रतिक्रिया देते हुए कहा कि इससे जुड़ी फाइल को जल्द ही मंजूरी दे दी जाएगी। आगे श्रीधर बाबू ने यह भी स्पष्ट किया है कि जल्द ही खम्मम जिले में एक स्पंज आयरन फैक्ट्री स्थापित की जाएगी। कांग्रेस नेता विजय वडेट्टीवार ने आज आरोप लगाया कि एआईएमआईएम नेता असदुद्दीन ओवैसी भाजपा की बी टीम के रूप में काम कर रहे हैं। उनका दावा है कि ओवैसी भाजपा के निर्देश पर उम्मीदवारों की घोषणा करते हैं ताकि चुनाव में भाजपा को सफलता मिल सके। मीडिया से बात करते हुए उन्होंने कहा कि पूरा देश जानता है कि एआईएमआईएम प्रमुख असदुद्दीन ओवैसी भाजपा की बी टीम है। वे भाजपा के निर्देश पर उम्मीदवारों की घोषणा करते हैं ताकि चुनाव में भाजपा को सफलता आसानी से मिल सके। बी टीम नहीं, एम टीम है। नहीं, ये पूरे हिंदुस्तान को पता है कि ओवैसी ये बी टीम है। वो ओवैसी उम्मीदवार बीजेपी के भरोसे, बीजेपी के इशारे पर वो उम्मीदवार खड़ा करता है और बीजेपी को कैसी मदद हो, यही काम ओवैसी का है, एमआईएम का है। ये कोई छुपा हुआ नहीं है। वो कितना भी चिल्ला कर बताए हम एम है क्या, डी है क्या है, पर है तो वो बी, ये कोई छुपा हुआ नहीं।
हैदराबाद से दारुल उलूम देवबंद की परीक्षा देने जा रहे मुस्लिम छात्रों को कथित तौर पर उनकी पहचान के आधार पर भगव वस्त्रधारी एक पुजारी ने निशाना बनाया। पुजारी ने छात्रों को धमकी दी कि यदि वे गायों की हत्या करेंगे तो वह उन्हें जान से मार देगा। जिन छात्रों को निशाना बनाया गया था उनमें से एक ने वीडियो जारी कर पूरी घटना के बारे में तफसील से बताया है और वही उसके बाद से सोशल मीडिया पर वीडियो भी तेजी से जमकर वायरल हो रही है। क्या करेगा? मेरा कैंडल का उबाल नहीं पड़ेगा। गाय की हत्या करो मत, 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 नहीं तो तेरी हत्या करेगा। ये वाकया किसी और के साथ नहीं बल्कि खुद हमारे साथ पेश आया है। हम दारुल उलूम देवबंद इम्तिहान के लिए जा रहे थे। हैदराबाद से दिल्ली पहुँचे। दिल्ली स्टेशन पर खड़े हुए थे। ये शरपसंद आता है और हमसे कहता है तुम गाय हत्या करोगे तो मैं तुम्हारी हत्या करूँगा। ये हमें वर्गलाता है ताकि हम कुछ करें और हमें जेल भेज दिया जाए। दारुल उलूम देवबंद में इम्तिहानात का ज़माना चल रहा है। हमारे बहुत सारे साथी इम्तिहान देने के लिए दारुल उलूम आएंगे। मैं उनसे गुजारिश करता हूँ कि आपको सफ़र में ऐसे बहुत सारे मिल जाएंगे जो आपको वर्गलाएंगे। आप इनसे भिड़िए मत, वहाँ से चले जाइए। ये चाहेंगे कि आप गुस्से में आए और कुछ कदम बढ़ाए और आपको जेल भेज दिया जाए। ये मुसलमानों को देखकर टारगेट करते हैं, खुसूसन कुर्ता पायजामा देखकर हमें वर्गलाने की कोशिश करते हैं। हिंदुस्तान में मुसलमान का खून एक जानवर के खून से ज़्यादा सस्ता हो चुका है। आप सफ़र में अपना ख्याल रखिए और जो दारुल उलूम देवबंद इम्तिहान के लिए आ रहे हैं उन तक इस वीडियो को ज़रूर शेयर कीजिए। जज़ाकुमुल्लाहु खैर। आंध्र प्रदेश के मार्कपुरम जिले में एक भीषण सड़क हादसे में 10 लोगों की मौत हो गई है। रायवरम के पास लकड़ी की खदानों के नजदीक एक ट्रक ने एक निजी ट्रैवलर बस को टक्कर मार दी। अचानक लगी आग में बस पूरी तरह जलकर खाक हो गई। इस घटना में 10 लोगों की जिंदा जलकर मौत की सूचना खबर सामने आई है। वहीं पुलिस और दमकल कर्मियों के मौके पर पहुंचकर बचाव अभियान भी शुरू किया। दुर्घटना के समय बस में कितने लोग सवार थे इसकी पुष्टि अभी तक पूरी तरीके से नहीं हो पाई है। घायलों को पास के अस्पताल में भर्ती कराया गया। पुलिस का कहना है कि मृतकों की संख्या और बढ़ सकती है। जानकारी के अनुसार हादसा तेज रफ्तार की वजह से हुआ है। बस को ट्रक ने टक्कर मार दी जिसके बाद वो डिवाइडर से टकराकर पलट गई। बस में अचानक आग लग गई जिससे उसमें सवार लोगों को भागने का मौका भी नहीं मिल पाया। इस हादसे में 10 लोगों की मौत हो गई है। पुलिस के मुताबिक कई लोगों की हालत गंभीर भी है जिनको अस्पताल में इलाज के लिए भर्ती कराया गया है। मृतकों की संख्या उन्होंने कहा कि बढ़ सकती है। वही आपको बता दें इस पूरे मामले में देश के प्रधानमंत्री मोदी ने भी अपनी प्रतिक्रिया दी है। प्रधानमंत्री मोदी ने सड़क हादसों में मौतों को लेकर अपनी दुख व्यक्त की है। उन्होंने कहा कि यह बहुत दुखद घटना है। उन्होंने मृतकों के परिवारों के प्रति अपनी गहरी संवेदना व्यक्त की। उनके लिए 2 लाख रुपए की अनुग्रह राशि की घोषणा भी की गई है। उन्होंने आगे घायलों के लिए जल्द ठीक होने की कामना की है और उनके लिए 50,000 रुपए की अनुग्रह राशि की घोषणा की है। नेताओं के लिए आईपीएल टिकटों के मामले पर कांग्रेस विधायक विजयानंद एस कश्यप ने कहा कि इस महीने की 28 तारीख से आईपीएल मैच शुरू होने वाला है। विधायकों और मंत्रियों ने शिकायत की है कि कर्नाटक राज्य क्रिकेट संघ ने उन्हें या उनके परिवारों को टिकट नहीं दिए हैं जबकि उन्हें सरकारी सुविधाएं और सुरक्षा मिलती है। उन्होंने आरोप लगाया कि टिकट ब्लैक मार्केट में बेचे जा रहे हैं जिनकी कीमतें 5,000 रुपए से बढ़ाकर 35,000 रुपए तक करा दी गई है। इस मुद्दे को विधानसभा में उठाया गया जिनमें हर विधायक के लिए कम से कम 5 टिकट और बैठने की अलग व्यवस्था की मांग की गई है। उप मुख्यमंत्री ने इस समस्या को हल करने और हमारे लिए टिकट दिलाने का वादा किया है। केरल देश के उन 5 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में से एक है जहां पर विधानसभा चुनाव कराए जा रहे हैं और वहां पर चुनाव प्रचार भी जोर पकड़ चुका है। इसी बीच सोनिया गांधी अचानक बीमार हो गई और उन्हें अस्पताल में भर्ती कराना पड़ा। इस वजह से लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी को केरल में एक चुनावी कार्यक्रम को रद्द करना पड़ा, लेकिन वो ऑनलाइन माध्यम से कार्यक्रम से जुड़े रहे। इस दौरान उन्होंने न सिर्फ केरल की तारीफ की बल्कि वहां की नर्सों को राज्य की भावना का प्रतीक करार दिया और कहा कि वे किसी के आधार पर कोई भेदभाव नहीं करती। कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने कल बुधवार को कहा कि केरल की नर्सें राज्य की भावना का प्रतीक है क्योंकि वे मरीजों के बीच धर्म, समुदाय या आर्थिक पृष्ठभूमि के आधार पर किसी तरह का कोई भेदभाव नहीं करती हैं। इस बात के लिए उन्होंने एक दिन पहले का अपना निजी अनुभव साझा किया। नर्स की तारीफ करते हुए राहुल गांधी ने कहा कि अस्पताल में पूरी रात मेरे लिए बस यही तसल्ली रही कि मुझे केरल की एक नर्स मिली जो हर घंटे आकर मेरी माँ को देखने आती थी। हर एक घंटे वह आती थी और उन्हें देखती थी, वह मुस्कुराती थी और उनका हाथ थामती थी। आगे उन्होंने कहा कि मैं ये देखकर सोचने लगा कि कितने ही बेटों, बेटियों, भाइयों और बहनों को उनके सबसे मुश्किल पलों में केरल की नर्सें से तसल्ली मिली होगी।
केंद्रीय मंत्री शोभा करंदलाजे ने कहा कि मैं पिछले 20 दिनों से केरल में हूं। हम इस चुनाव में एक बदलाव देख रहे हैं। लोगों ने विकसित केरल, सुरक्षित केरल बनाने के लिए एनडीए का समर्थन करने का फैसला किया है। लोग चाहते हैं कि प्रधानमंत्री मोदी की हर योजना केरल तक भी पहुंचे, जिससे केरल के लोगों का विश्वास सुनिश्चित हो सके। यहाँ का माहौल बहुत ही सकारात्मक है। पिछले 20 दिन से केरल में हूँ। केरल का जिला जिला असेंबली वाइज मैंने घूमा। ये बार का इलेक्शन में बदलाव हम दिख रहे हैं, क्योंकि केरल को हम बदलना, विकसित केरल, सुरक्षित केरल बनाने के लिए लोगों ने सोचा एनडीए को मदद देना, क्योंकि केरल के लिए डबल इंजन सरकार चाहिए। लोग चाहते हैं मोदी जी का हर एक योजना केरल में आना, केरल का लोगों को भी विकास होना। ऐसा इधर सब जगह में दिख रहा है। आज मैं त्रिशूर में हूँ, पद्माजा के साथ हूँ। पद्माजा जरूर ये क्षेत्र में जीतेंगे, ऐसा माहौल है। आज मार्केट में है हम, बहुत अच्छा लगा। सब पॉजिटिव, एक पॉजिटिव दिखा रहे हैं, क्योंकि एनडीए को साथ देंगे, मोदी जी को साथ देंगे, बीजेपी को जिताएंगे, एनडीए को जिताएंगे। ऐसे माहौल केरल में है, बहुत अच्छा लगा। पश्चिम एशियाई में संघर्ष लगातार जारी है और इस वजह से कई देश इसके चपेट में आ रहे हैं और काफ़ी तंगी का सामना करना पड़ रहा है। इसी बीच ये खबर सामने आ रही है कि शायद दोनों के बीच समझौता हो सकता है। इसी बीच कांग्रेस सांसद शशि थरूर का भी बयान सामने आया है। उन्होंने कहा है कि हो सकता है कि अमेरिकी उपराष्ट्रपति वेंस की मौजूदगी में शांति वार्ता हो, लेकिन मुझे पक्का नहीं पता, क्योंकि ईरान से जो बातें सामने आ रही है उनसे तो ऐसा नहीं लगता कि शांति जल्द ही कायम होने वाली है। और ऐसा भी लग रहा है कि 4500 अमेरिकी मरीन उस इलाके की ओर रवाना हो चुके हैं। इस बात का सचमुच खतरा है कि हालात बेहतर होने से पहले और भी बिगड़ सकते हैं। एक देश के तौर पर हम कुछ खास चीज़ों के से बुरी तरह से प्रभावित हो रहे हैं, जैसे एलपीजी, जिसका 60% हिस्सा हम आयात करते हैं और उस 60% का भी 90% हिस्सा कतर और खाड़ी देशों से आता है। यह बेहद गंभीर मामला है। युद्ध की वजह से आपके घरों की रसोई में, रेस्टोरेंट में और ढाबों में गैस सिलेंडरों की कमी होने लगी है। दूसरी चुनौती डीजल और पेट्रोल की कीमतों में होगी। ये कीमतें अभी तक तो कुछ हद तक काबू में हैं, लेकिन इनमें बढ़ोतरी हुई है और अगर युद्ध लंबा खींचता है तो ये कीमतें और भी ज़्यादा बढ़ सकती हैं। त्रिपुरा के मुख्यमंत्री माणिक साहा ने कहा कि यह मेरे लिए बड़े सौभाग्य की बात है कि मुझे केरल के लोगों से इतना प्यार और अवसर मिला है। प्रधानमंत्री मोदी के नेतृत्व में ओडिशा में बीजेपी की सरकार बनी, दिल्ली में बीजेपी की सरकार बनी। आगे उन्होंने ये भी कहा कि पश्चिम बंगाल में भी बीजेपी सत्ता में आ रही है और केरल में भी बीजेपी की सरकार बननी चाहिए। लोगों के विकास के लिए यह बहुत ज़रूरी है। मैं यहाँ पर मुझे चांस मिला है केरलन के साथ मिलने के लिए। तो ये त्रिपुरा में आप जानते हैं 35 साल का उसका मिस रूल, लेफ्ट फ्रंट का जो है सीपीएम लेड लेफ्ट फ्रंट, तो यहाँ पर भी सेम चीज, सेम ओडियल्स यहाँ का केरला का भी मिलता है। और आप जानते हैं यहाँ पर खून, संतरास, उसके बाद अग्नि संयोग, रेप, एवरीथिंग, सेम पिक्चर हियर ऑल्सो इट इज देयर। तो मुझे लगता है इस बार माननीय प्रधानमंत्री जी हमेशा के उड़ीसा अभी बीजेपी में आ गए, फिर दिल्ली भी आ गया, तो एक के बाद आ रहे हैं और अभी बंगाल में आने वाला है। देखिएगा धीरे धीरे गंगा बह रहे उधर। फिर केरला में होना चाहिए और होना ही है, क्योंकि ये जनता के लिए ये बहुत जरूरी है फॉर डेवलपमेंट, फॉर ट्रांसपेरेंसी, एवरीथिंग व्हाट वी हैव डन इन त्रिपुरा। हियर ऑल्सो एवरी पीपल शुड कम फॉरवर्ड टू give the challenge to this left front people. So, one last question is to you, sir. These बीजेपी की युवा शाखा के प्रदेश अध्यक्ष डॉक्टर एस.जे. सूर्या ने कहा कि हम सीट बंटवारे का समझौता पूरा करने वाले हैं। उम्मीदवारों की घोषणा करने वाले पहले हैं और गठबंधन के साथियों के निर्वाचन क्षेत्रों का ऐलान करने वाले भी पहले हैं। इसलिए हम इस दौड़ में पहले से ही आगे हैं और हमें पूरा यकीन है कि हम 200 से ज्यादा सीटों के साथ सत्ता में आएंगे। बहुत जल्द हम चुनाव प्रचार शुरू करेंगे। डीएमके गठबंधन के विपरीत जो अभी भी अपने गठबंधन के साथियों के लिए निर्वाचन क्षेत्रों को अंतिम रूप देने में लगा हुआ है। आगे उन्होंने यह भी कहा है कि पिछले 15 दिनों से आप हत्या, बलात्कार और अपहरण जैसी घटनाएं देख रहे हैं। मुझे लगता है कि यह सरकार अब जाने वाली है और कानून व्यवस्था की स्थिति को संभालने में पूरी तरह से नाकाम रही है। मुझे लगता है कि उन्होंने सरकार चलाने की उम्मीद पहले से ही छोड़ दी है।
प्रधानमंत्री मोदी कल यानी शुक्रवार को राज्य के मुख्यमंत्रियों के साथ हाई लेवल मीटिंग करेंगे। कल शाम 6:30 बजे वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए बातचीत होगी। इस बातचीत में चुनावी राज्यों के मुख्यमंत्री शामिल नहीं होंगे। बातचीत के दौरान वेस्ट एशिया के हालात पर चर्चा होगी। आचार संहिता की वजह से चुनावी राज्यों के सीएम पीएम मोदी के इस संवाद कार्यक्रम में शामिल नहीं हो पाएंगे। इस दौरान प्रधानमंत्री मोदी राज्यों की तैयारियों और योजनाओं की समीक्षा करेंगे। संकट की इस घड़ी में टीम इंडिया की भावना के साथ तालमेल की यह कोशिश है। पीएम मोदी की इस बैठक में ऊर्जा और ईंधन सुरक्षा को लेकर चर्चा होगी। पश्चिम एशिया में तनाव से कच्चे तेल और गैस की वैश्विक सप्लाई प्रभावित हो सकती है। केंद्र सरकार राज्यों के साथ मिलकर ईंधन की उपलब्धता और कीमतों पर चर्चा करेगी। इसके अलावा युद्ध के कारण समुद्री व्यापार मार्गों पर पड़ने वाले असर और जरूरी वस्तुओं की सप्लाई चेन को टूटने से बचाने की रणनीति पर भी चर्चा हो सकती है। पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय ने आज स्पष्ट रूप से कहा है कि देश में पेट्रोलियम और एलपीजी की आपूर्ति पूरी तरह सुरक्षित और नियंत्रण में है। मंत्रालय ने यह भी कहा है कि देश भर के सभी खुदरा ईंधन आउटलेट्स में पर्याप्त स्टॉक है और भारत में कहीं भी पेट्रोल, डीजल या एलपीजी की कमी नहीं है। मंत्रालय ने नागरिकों को चेतावनी दी है कि वे अनावश्यक दहशत फैलाने के उद्देश्य से चलाए जा रहे सुनियोजित दुष्प्रचार अभियान के झांसे में न आए। मंत्रालय के अनुसार ऊर्जा सुरक्षा के मामले में भारत की स्थिति मजबूत बनी हुई है। मंत्रालय ने एक विज्ञप्ति में कहा है कि भारत विश्व का चौथा सबसे बड़ा पेट्रोलियम शोधक और 5वां सबसे बड़ा निर्यातक है, जो 150 से अधिक देशों को परिष्कृत ईंधन की आपूर्ति करता है। चूंकि भारत विश्व को शुद्ध निर्यात है, इसलिए घरेलू पेट्रोल और डीजल की उपलब्धता संरचनात्मक रूप से सुनिश्चित है। इसमें कहा गया है कि 1 लाख से अधिक ईंधन आउटलेट सामान्य रूप से काम कर रहे हैं। आपूर्ति निर्बाध है और राशनिंग के लिए कोई निर्देश जारी नहीं किए गए हैं। पेट्रोलियम एवं प्राकृतिक गैस मंत्रालय के अनुसार वैश्विक स्तर पर चाहे जो भी स्थिति हो, प्रत्येक भारतीय नागरिक के लिए लगभग 2 महीने की स्थिर आपूर्ति उपलब्ध है। जहां कई देश ईंधन की कमी, कीमतों में बढ़ोतरी, राशनिंग और यहां तक कि आपातकाल जैसी समस्याओं से जूझ रहे हैं, वही भारत ने ऐसे कदम उठाना जरूरी नहीं समझा है। साउथ इंडिया एक्सप्रेस यहीं होता है समाप्त। मुझे दे अब इजाज़त। बाकी खबरों के लिए बने रहें सियासत टीवी के साथ।